राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम है आपका पिंकेश हिंदी एकेडमी में। आज से हम अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैंने आपको सिलेबस भी सेंड कर दिया है, बुक्स भी आपको मैंने दिखा दी हैं। अब हम सिलेबस अपना स्टार्ट करेंगे, जो हमारा कंटेंट हमारा आने वाला है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम 11th की एनसीईआरटी की बुक स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आर है हमारे पहली 11th की बुक है। अब इसमें चैप्टर देखते हैं हम लोग। चैप्टर हमारा सबसे पहला कौन सा है? देखिए, सबसे पहला हमारा चैप्टर है प्रेमचंद का नमक का दरोगा। ठीक है, ये हमारी क्या है? ये हमारी कहानी है। अब आपको ये लाइन वाइज चैप्टर कंप्लीट करने हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि चैप्टर के अंदर से ही क्वेश्चन बनते हैं और चैप्टर को हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं, तो हमें चैप्टर लाइन वाइज पढ़ने हैं। इसी में से मैं आपको क्वेश्चन निकाल कर किसी दिन वीडियो बना दूंगी, ताकि आप छोटे छोटे जो उसमें से क्वेश्चन बनते हैं, डीपली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम कवर कर सकें। ओके, तो सबसे पहले हम लोग प्रेमचंद के बारे में भी जानकारी लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमारे शुरू से ही बनने शुरू हो जाते हैं। तो इनके रचनाकार और इनके कहानीकार के सबके हमारे क्वेश्चन पता रहने चाहिए हमें। तो सबसे पहले है प्रेमचंद का धनपत राय। इनका मूल नाम क्या था? धनपत राय था। ठीक है, अब इनका जन्म 1880 लम्हे गांव में उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये इनकी रचनाएं हैं। रचनाएं एक भी आपको नहीं छोड़नी है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। रचना में कौन सी है? जैसे सोजे वतन है, मानसरोवर है, आठ खंड है, ये उपन्यास हैं, कहानी है, नाटक हैं, क्या है, इनकी विधा क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु 1936 में हुई थी। इनके बारे में आपको पता इतना सारा होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा हम इनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि फिर हमारी वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभावों में बीता। अभाव मतलब कमियों में बीता था। ठीक है, फिर स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली थी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। अच्छा, इनकी पत्नी का नाम ध्यान रखेंगे, क्योंकि इनकी पत्नी ने भी इनके लिए रचनाएं लिखी हैं। ठीक है, इनके बारे में एक इनकी जीवनी भी लिखी है, तो इनकी पत्नी का नाम आपको पता होना चाहिए। इनकी पत्नी का नाम शिवरानी देवी था। ये अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लेते थे। ठीक है, दोनों ही लेते थे। अच्छा, फिर इनके बारे में आपको क्या जानकारी रखनी है? अच्छा, इनकी उपन्यास और इनकी जो कहानी है वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। किसके रूप में सामने आए थे? अग्रदूत के सामने। ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन है ना, ये जो डीपली हैं इन चैप्टरों के अंदर, यही आपके एग्जाम में आते हैं। इतनी पूरी कहानी एग्जाम में नहीं आती है, ये छोटे छोटे डीपली क्वेश्चन आपके इसमें आते हैं एग्जाम में। ठीक है, अच्छा, फिर है आदर्श उन्मुख यथार्थवादी स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है। ओके, फिर है सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा आदि कहानियाँ ऐसी ही हैं। ठीक है, अच्छा, गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियाँ इसके सुंदर उदाहरण है। ये इनकी जो गोदान है, पूस की रात है, कफन है, ये कहानी इनकी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अब आ जाते हैं नमक के दरोगा के बारे में, कि नमक का दरोगा प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? 1914 ईस्वी में हुआ था। प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है। कौन सी विधा में है? ये कहानी में। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। इसे आदर्श उन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। ओके बेटा, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, मैं इसलिए आपको इसमें से इम्पोर्टेंट करा रही हूँ। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरवत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। ये किसके लिए बोला जा रहा है? ये कहानी के अंदर से बताया गया है। ठीक है, अब हम लोग कहानी पे पहुँचते हैं। कहानी है हमारा नमक का दरोगा। ठीक है,
जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यवहार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस के काम निकालता था, कोई चालाकी से अधिकारियों के पोबारे थे, यानी कि कोई घूस मतलब जो रिश्वत देते हैं। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे, यानी कि अपने अपने जो अच्छी नौकरियां होते थे वो भी छोड़ देते थे सिर्फ पटवारी की नौकरी के लिए। इसके दारोगा पद के लिए 2 वकीलों का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं, श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसिंदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फराहात के प्रेम वृतांत यानी कि उनके बारे में को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। ठीक है, उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा कौन निकले थे? जो दरोगा की नौकरी के लिए गया था। ठीक है, समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं वे घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। बेटा जो 2022 में जो क्वेश्चन आया था ना, देखो ये एक इतनी सी लाइन दी गई थी कि लड़कियां वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। ये बस इतनी सी लाइन दी गई थी और ये पूछा गया था कि ये कौन सी कहानी से है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, मतलब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। ना मालूम कब गिर पड़ूँ, मतलब मैं कब मर जाऊँ। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मज़ार है। और लास्ट टाइम ये भी आ रखा है कि यह तो पीर का मज़ार है। आप प्रीवियस क्वेश्चन देखना, ये इतनी सी लाइन भी दी गई है। ठीक है, तो अब ये कब पता लगेगी? जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तभी तो आपको पता लगेगा कि ये लाइन कहाँ से पूछी गई है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा क्या रखनी चाहिए? निगाह, यानी कि जो चढ़ावा देते हैं मंदिर पे वो, और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आए, यानी कि जो रिश्वत मिले। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है। कौन देता है? ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। यानी कि जो नौकरी की जो हमारी तनख्वाह मिलती है उससे हमारी बरकत नहीं होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं? इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दाव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। यानी कि जो पिता है वो अपने बच्चे को क्या दे रहा है? सलाह दे रहा है कि मैंने जो अपने जीवन में इतनी सारी कठिनाइयों का सामना किया उसकी शिक्षा मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर, अच्छा जो दरोगा बनने जा रहा था उसका नाम क्या था? वंशीधर, ये भी आपको याद रखना है। आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनिए और तब तक घर चल खड़े हुए। विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्म बलवन की ही अपना सहायता था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। जाते ही नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही ना था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। महाजन कुछ नरम पड़े।
वार की आशालता लहलाई पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। यानी कि पड़ोसी तो वैसे ही परेशान हो जाते कि अच्छा ये कामयाब कैसे हो गया। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी बंसीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक न हुए थे, लेकिन इस तरह थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे। इतनी रात गए गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात ही बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखाई दी। डॉक्टर डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? फिर आपका है, देखिए चैप्टर थोड़ा बड़ा है पर अच्छा है ना, पढ़ने में भी समझ में आएगा आपको। इसकी कहानी पढ़ने में सारी समझ में आएगी। थोड़ी देर सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपीद्दीन की। उसने पूछा था ना कि किसकी गाड़ियाँ हैं, तो किसकी गाड़ियाँ थी? पंडित अलोपीद्दीन की थी। कौन पंडित अलोपीद्दीन? दातागंज के। कहाँ के थे? दातागंज के। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने। मुंशी बंसीधर चौके। पंडित अलोपीद्दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपयों का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हों, यानी कि कर्जदार ना हों। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदा व्रत चलता था। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। कहाँ जाएंगी? कानपुर। ये चीज़ ध्यान रखना। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। इस बार भी कोई उत्तर ना मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। यह नमक के ढेले थे। पंडित अलोपीद्दीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ियों वालों ने घबराए हुए आकार जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं।